बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुश आमदीद कश्मीर मैगज़ीन के साथ मैं हूँ आलिया कैसर। और आज हम बात करेंगे एक बार फिर से ना सिर्फ उन काले क़वानीन के हवाले से कि जिनकी आड़ में भारत इस वक्त मामूल बना चुका है नस्ल कुशी मकबूजा कश्मीर में, और उसके साथ साथ अगर हम वहाँ पर ख़वातीन की बेहुरमती के वाक़यात, मकानात की तबाही और इसी तरह के दीगर हरबों की बात करते चलें तो एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और उस पर आलमी बिरादरी की खामोशी एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान बन चुकी है कि उनकी कारकर्दगी क्या है और वो किस तरीके से आम निहत्ते कश्मीरियों को उनका हक दिलवा सकते हैं। हाल ही में अगर बात करते चलें यूँ तो मकबूजा कश्मीर की तारीख भरी पड़ी है भारत की तरफ से इस तरह की कार्रवाइयों से कि जिनके नतीजे में कितने ही बेगुनाह कश्मीरी निहत्ते कश्मीरियों को निशाना बनाया गया। न सिर्फ गोलियों का बल्कि तरह तरह की सोबतें और अजियतें दी गईं। अभी अगर हम बात करते चलें तो 5 अगस्त 2019 के इक़दामात की आड़ में सिर्फ वहाँ पर सोबतें ही बर्दाश्त नहीं कर रहे लोग, बल्कि इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जिन्हें आलमी बिरादरी से छुपाने की भी कोशिश की जा रही है और जिसके नतीजे में वहाँ के जो डेमोग्राफी है, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी हैसियत को तब्दील करने की काविशें भी जारी हैं। भारत ने हाल ही में सोपुर में एक ऐसा कदम उठाया है कि जिसने एक बार फिर उन मुजाहिरों को जन्म दे दिया है जो अब एक बार फिर दबते दिखाई नहीं देते। ख़वातीन समेत कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद मुजाहरे करते हुए सड़कों पर बाहर निकल आए हैं। 12 जून का वाक़या है जहां पर निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को गोलियों का निशाना बनाया गया और उनकी शहादत के नतीजे में एक बार फिर से बड़ी तादाद में कश्मीरी उठ खड़े हुए और आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि कब तक खामोश तमाशाई बने रहेंगे। इन काले क़वानीन की आड़ में जहाँ पर कितने ही जंगी जराइम कर लिए जाएं, ना तो कोई FIR दर्ज की जाती है बल्कि उनको सपोर्ट किया जाता है कि इस तरह के मज़ीद इक़दाम किए जाएं। इसी तरीके से ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में रहने वाले लोग बल्कि ख़ुद भारत में रहने वाले लोग, यहाँ तक कि भारत के साबिक़ फ़ौजी भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि अब बस कर दिया जाए और फ़ौजों को इस सियासत से अलग किया जाए। आज के इस प्रोग्राम में इसी पर हम बात भी करेंगे और ख़ास तौर पर सोपुर का जो हालिया वाक़या है उस पर आलमी बिरादरी का एहतजाज पाकिस्तान की जानिब से तो रिकॉर्ड करवाया ही गया, लेकिन क्या इक़दामात लिए जाने चाहिए अब? क्या अब भी खामोशी इख्तियार की जाएगी? क्या अक़वाम मुत्तहिदा को अब भी होश नहीं आएगा कि इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें वहाँ पर काम करें, क्या अब भी वो खामोश बैठी रहेंगी? इस पर हम बात करेंगे। हमने स्टूडियो में दावत दी है सैयद फैज़ नक्शबंदी साहब को, कन्वीनर हैं ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है इरशाद महमूद साहब जो कि ना सिर्फ जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं PTI के। उनके साथ भी हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आज के प्रोग्राम के हवाले में सबसे पहले तो सैयद फैज़ नक्शबंदी साहब आप ही से बात कर लेते हैं। हमने FIRs का भी तज़किरा किया और हालिया वाक़या ये इस बात का वाज़ेह सबूत है। माजी में भी चले जाएँ तो हमने वहाँ पर चाहे वो पुलिस गर्दी हो, भारत की बरपरियत हो, फ़ौजों की जानिब से लिए जाने वाले इक़दामात, FIR का मामला हमेशा सामने उठ के आता है। चूँकि आप कानूनदान भी हैं और आपने श्रीनगर में भी कानूनी अमूर जो हैं वो सर अंजाम दिए हैं, आगाह कीजिएगा कि क्यों FIR दर्ज नहीं होती और क्या इक़दामात अब लिए जाने चाहिए कानूनी तौर पर? जी शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँ कि जो भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर है उसमें 9 लाख से ज़ायद भारतीय अफ़वाज तैनात हैं। ये एक छोटी जगह है लेकिन इस कदर 9 लाख अफ़वाज वहाँ पर तैनात हैं जो कश्मीरियों के कत्ल आम में मसरूफ़ है। अब इंडिया ने जो 5 अगस्त 2019 से अब जो वहाँ पर यूनिलैटरल एक्शन जो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है उसको 2 हिस्सों में यूनियन टेरिटरी में तकसीम किया। आज तक 19 मैसेकर्स हो गए हैं जो भारतीय अफ़वाज ने मकबूजा कश्मीर में किए हैं, जिसमें हज़ार इनोसेंट लोगों को मारा गया है। डिसअपीयरेंसेस वो बिल्कुल डेली रूटीन है, कस्टोडियल किलिंग्स और इस तरह ख़वातीन के साथ जुल्म व सितम ये अब मामूल बन चुका है, जिसका बुनियादी मकसद भारत का है कि वो जो इनका इलीगल ऑक्यूपेशन है उसको कंटिन्यू करें और जो वहाँ पर कश्मीरी आज़ादी की तलाश में जदोजहद कर रहे हैं उसको दबाने के लिए भारतीय अफ़वाज जो मैसिव वायलेशंस हैं वो कर रहे हैं। जी। वायलेशंस इस कदर हैं
کہ بھارتی حکومت نے اب وہاں پر ڈریکونین لاز امپلیمنٹ کیے ہیں رائٹ فرام 1990. اگر میں چند ایک لاز کا ذکر کروں تاکہ آپ کو یہ واضح ہو، دیکھیے آرمڈ فورسز اسپیشل پاورس ایکٹ سیکشن 4A. It empowers the Indian forces, they can shoot to kill anyone at discretion. جبکہ انٹرنیشنل لا ہے آرٹیکل 6 آف the ICCPR انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، اس میں لکھا ہوا ہے no one can be deprived of this right even if there is an emergency or war. زندگی کا حق سب کو ہے، یہ نہیں چھین سکتے ہیں except due course of law. لیکن مقبوضہ کشمیر میں انڈین فورسز کسی کو گولی مار سکتے ہیں وداؤٹ فائر آرڈرس، اور ظلم کی یہ انتہا ہے سیکشن 7 آف the same act. It provides impunity to the Indian armed forces. کیس ہی نہیں دائر ہو سکتا ہے انڈین آرمی کے خلاف کسی بھی عدالت میں کسی بھی نوعیت کا. ایسی سچویشن میں ہیومن رائٹس بہت زیادہ میسولی اب جنم لینا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوتے ہیں، کیسے درج ہو جائیں گے انڈین آرمی کے؟ وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن تو نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اگر ظلم و ستم ہوتا ہے تو لوگ اگر پیسفل پروٹیسٹ کے لیے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے. آپ نے پچھلے ایام میں دیکھا ہوگا کہ پیلٹ گنز کا بے تحاشا استعمال ہوا. 36,000 کشمیریز جو زخمی ہو گئے، اس میں ہزارہ جو پرماننٹ ڈسیبل ہو گئے، ان کی آئی سائٹ انہوں نے چھین لی. اگر ہم ڈاکٹرز کا میڈیکل رپورٹس دیکھیں گے جو پیلٹ وکٹمز کے بارے میں انہوں نے کیا، اٹ ہیز بین فائرڈ ابو دی ایبڈومن، یعنی ٹانگوں پہ انڈین آرمی نے یا پاؤں پہ پیلٹ گن نہیں مارا، پیلٹس نہیں مارے، بلکہ ابو دی ایبڈومن آن وائٹل پارٹ آف دی باڈی. جبکہ لا ہے کہ اگر وائٹل پارٹ ہٹ ہوتا ہے اٹ شوز دی انٹینشن ٹو کل. تو ہمارے رپورٹس ہیں اسپائنل کارڈ میں گئے ہیں، ایون ہارٹ میں پینیٹریٹ ہو گئے پیلٹس، آنکھیں نکلی، پرماننٹ ڈسیبلمنٹس ہیں. تو فریڈم آف ایکسپریشن کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں اس پہ آپ سے بات چیت جاری ضرور رکھوں گی، لیکن میں واپس ارشاد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جہاں آزادی اظہار رائے کی بات کی جا رہی ہے یا حق خود ارادیت کی بات کی جا رہی ہے، دنیا سے ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، یہ واضح ہے جو بھارت کا غاصبانہ قبضہ بھی ہے مقبوضہ جموں کشمیر پر، اور پھر وہاں پر حق خود ارادیت کی جد و جہد بھی، مضموم جو مقاصد ہیں نسل کشی کے وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں. تو کب تک اتنا خاموش بیٹھی رہیں گی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی، اور خاص طور پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی جو کونسل ہے، جو کمیشن ہے، وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے اس وقت؟ دیکھیے، جو آپ نے کہا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہو گئی، ہیومن رائٹس کونسل ہو گئی، انہوں نے کشمیر پہ کافی بات چیت کی بھی ہے اور سبسٹینشل جو ہے انہوں نے رپورٹنگ بھی کی ہے. اصل جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہوں یا یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل ہو، ان کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں، خاص طور پہ جو بین P5 ہے یا ابھی جیسے آپ نے دیکھا G7 ہے، اس طرح کی جو پاورز ہیں، ان کی طرف سے جو پولیٹیکل سپورٹ ہمیں چاہیے تھا کشمیر کی تحریک کو، وہ سپورٹ نہیں ملا. جو ہندوستان کے کشمیر کے اندر جو اقدامات ہیں ان کو جس طرح سے کنڈم کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. میں ابھی ریسنٹ مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ G7 نے کس طرح سے چائنا کو ٹارگٹ کیا. حالانکہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں کشمیر میں جو ہو رہی ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے اور ویل ڈاکومنٹڈ ہیں. خود ہندوستان کے اپنے اداروں نے اور ہیومن رائٹس کا جو سیکریٹریٹ ہے جنیوا میں، اس نے 2 رپورٹس لکھی، اور دنیا بھر میں کوئی، میں اگر ان کا شمار کروں تو وہ کہیں درجنوں میں ایسی رپورٹس ہیں جو موجود ہیں. ایویڈنس ساری موجود ہے، لیکن جب انڈیا کے بارے میں بات آتی ہے تو پھر وہاں وہ جا کے اپنی تجارت کو اہمیت دیتے ہیں، پھر وہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور وہ اپنے ریلیشن شپ کو لے کے. تو جو ویسٹ کی اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی کور ویلیو ہے ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، اظہار آزادی، اظہار رائے، اس کو وہ اپنے ٹریڈ پہ اور اپنے بزنس پہ اور معاشی مفادات پہ قربان کر دیتے.
تو یہ سلیکٹیو جو ایٹیچیوڈ ہے اس کی وجہ سے کشمیر کے اوپر جو میچنگ رسپانس تھا وہ میچنگ رسپانس نہیں آ رہا. جیسے آپ لوگ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ جو ابھی سوپور کا جو واقعہ ہے, اگر یہ واقعہ دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا جس کو ویسٹ پسند نہیں کرتا تو آپ دیکھتے کہ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ چیخ اٹھتا اور ان نوجوانوں کو جو وہ شہید کیے گئے یا بے گناہ مارے گئے ان کو ایک ہیرو کے طور پہ, ایک آئیکن کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کرتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس چیز سے بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ ویسٹ میں یا انٹرنیشنل پاورز ہمیں کتنا پروجیکشن دیتی ہے یا نہیں. اصل بات یہ کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں, جو ہماری انڈیجنس موومنٹ ہے اس میں کتنا دم ہے, کتنا ریزالو ہے. اور ہم نے دیکھا پچھلے 30 سال میں بے شمار مواقع آئے کہ ہیں جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے بہت سپورٹ بھی دیا, انٹرنیشنل اداروں نے بھی سپورٹ دیا, حکومتوں نے بھی سپورٹ دیا, اور بے شمار مواقعوں پہ انہوں نے کوئی خاص قابل ذکر اس کو سپورٹ نہیں دیا. لیکن اس کے باوجود جو ہے کشمیر کی تحریک بھی جاری رہے, کشمیریوں کے اسپیریشنز بھی زندہ ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہمیں یہ اپس اینڈ ڈاؤنز کے باوجود جو ہے کشمیر ایک بہت وائٹل مسئلے کے طور پہ, یعنی جنوبی ایشیا کی جو سیکیورٹی ہے, جو سلامتی کے ایشوز ہیں, پوری دنیا میں جب بھی کہیں ڈسکس ہوتے ہیں تو کشمیر جو ہے ان میں سر فہرست ہوتا ہے. یقیناً ارشاد صاحب اس میں ہم پاکستان کی کاوشوں کو قطعاً نظر انداز نہیں کر سکتے. ایک تو یہ کہ اگر حال ہی میں ہم بات کرتے چلیں تو وزیر اعظم عمران خان کی بڑی اسٹرانگ سٹینس جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا, خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے اقدامات کا, چونکہ یہاں پہ ہم تذکرہ بھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے واضح کیا کہ اگر اس مسئلے کو حل کیے بغیر اور وہ اقدامات واپس لیے بغیر ہم بھارت کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تجارتی روابط یا تعلق آگے لے کر چلتے ہیں تو وہ کشمیریوں کے ساتھ غداری ہوگی. یہ بہت بڑا واضح سٹینس تھا. اور اسی طریقے سے ہماری سفارتی کوششیں, عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اٹھانا, دنیا کے سامنے اس کو لے کر آنا, ایک بڑا واضح طور پر پاکستان کی جو موقف ہے اس کی بھی تائید ہے. اور دوسری جانب دنیا کی توجہ اس طرف ہم نے مبذول بھی کروائی. لیکن چونکہ آپ بات کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کی جد و جہد کے اندر کتنا دم ہے, تو ہم پچھلے کافی سالوں سے دیکھ رہے ہیں. اسی پر ایک بار پھر فیض نقشبندی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور آپ سے میں بات کروں گی کہ ہم نے دیکھا سوپور جیسے کتنے ہی واقعات ماضی میں بھی ہوئے اور بھرے پڑے ہوئے ہیں. اس کے باوجود بھی جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو بجائے اس کے کہ ڈر کے اور چھپ کے بیٹھیں لوگ, خواتین تک سڑکوں پر نکل آتی ہیں اور بھارت کو واضح انداز میں بتایا جاتا ہے کہ جب تک ہمارا حق خود ارادیت ہمیں نہیں ملے گا, ہماری نسل کشی نہیں رکے گی, ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. اسی طریقے سے یورپ میں بھی لوگ جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. کشمیر کونسل کی اگر ہم بات کرتے چلیں, EU میں برسل سے بڑی واضح طور پر چیئرمین نے ان کے کہا کہ اس وقت پرم ممالک جو ہیں وہ کشمیر میں امن کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں. تو یہ جو سارا اس وقت کا سلسلہ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مظاہرے دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ دیکھیے جی, بھارتی افواج نے 96,000 سے زائد بچے, بوڑھے, خواتین, بزرگوں, کشمیری بزرگوں کو شہید کیا ہے. لیکن اس کے باوجود مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام اپنے حق خود ارادیت کے لیے بدستور جدوجہد کرتے آ رہے ہیں. ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے. ہم انشاءاللہ تعالی اس وقت تک جدوجہد کریں گے جب تک نہ ہمیں اپنا حق خود ارادیت ملتا ہے. اور اس کے باوجود بھی کہ وہاں پر نہ فریڈم آف سپیچ اینڈ ایکسپریشن ہے, نہ وہاں پر اجازت ہے کہ ہم سڑکوں پہ پیسفل ڈیمانسٹریشن کریں, لیکن جب بھی کشمیریوں کو موقع ملتا ہے وہ اپنی احساسات کا, پروٹیسٹ کا وہ ضرور نکلتے ہیں. اور خاص طور پہ میں آپ کو ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہر سال مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ دنیا کے سامنے ریفرنڈم پیش کرتے ہیں. کہ کیسا ریفرنڈم؟ 14 اگست یوم آزادی پاکستان, 9 لاکھ بھارتی افواج کی پریزنس میں ہم یوم پاکستان مناتے ہیں, چراغاں کرتے ہیں, ہر اونچی بلڈنگ پہ پاکستانی جھنڈا لہراتے ہیں. اور یہ ایک پیغام ہے دنیا کو کہ جو مقبوضہ جموں کشمیر کے جو عوام ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں,
पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, इल्हाक करना चाहते हैं, और इसको 9 लाख क्या अगर 90 लाख भी भारतीय अफवाज हो उनको रोक नहीं सकती। यकीनन वहाँ पे उसके दूसरी बात ये है, उसके दूसरे ही दिन 15 अगस्त इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है। मकबूजा कश्मीर के अवाम इस दिन ब्लैक डे को मनाते हैं, गिविंग ए क्लियर मैसेज टू द एंटायर वर्ल्ड, वी हेट इंडिया, वी वांट एंड ऑफ इंडियन ऑक्यूपेशन। तो 2 दिन का रेफरेंडम हम हर साल दुनिया के सामने रख देते हैं। भारत के जो इक़दामात हैं उनके हवाले से ना सिर्फ अब भारत के अंदर से आवाज़ें उठने लगी हैं, जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी ये बात की कि ख़ुद साबिक भारतीय फ़ौजी भी ये बात कर रहे हैं कि उनको ये जो सियासी मामलात हैं इनको उनसे दूर रखा जाए, क्योंकि काबिल फ़िक्र हो चुकी है सूरत हाल। जिस तरीके से मोदी सरकार अपनी इंतहा पसंदाना सरगर्मियों का उनको हिस्सा भी बना रही है और वो एक्ट करने पर मजबूर भी हैं। अब सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि फ़ौजी जो हैं उनके बाकायदा तौर पर ये बात करने लगे हैं, बल्कि एक बड़ी तादाद में भारत के अपने अंदर होने वाली जो नाइंसाफ़ियाँ हैं और जो मुसलमानों के साथ सलूक है उस पर भी एक बड़ी आवाज़ भारत के अपने मुख्तलिफ हलकों से भी। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। हलीम आदिल शेख इन चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को बेनकाब करता है। ये इल्ज़ाम, इस इल्ज़ाम के सिले में हलीम आदिल शेख और हमारे तहरीक इंसाफ के साथी ये बहुत सारे आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब को मुख्त सियासी दहशतगर्द बना दिया है। सिंध के माशी दहशतगर्दों ने हम तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को और हम सब को मिलकर सियासी दहशतगर्द बना दिया है। आज मैं कहना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने आज से 3 रोज़ कबल जो 2 अल्फाज हैं उनके, मैं कहना चाहता हूँ उसके बाद इस मुंशी वज़ीर आला को, चूँकि असल वज़ीर आला तो चीफ जस्टिस के अहकामात से कमेंट से लगा कि वो यूनुस मेमन है, वो कनाडा में रहता है। ओवरसीज़ वज़ीर आला और उसका पाकिस्तानी मेड मुंशी जो है उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मुराद अली शाह साहब जो नाक तक करप्शन में अटे हुए हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इस कमेंट के बाद के पूरे पाकिस्तान में तो तरक्की हो रही है, सूबा सिंध में तरक्की नाम का कोई गुंजाइश नहीं है। सूबा सिंध में करप्शन हो रही है, सूबा सिंध में चोरी हो रही है, लूटमार हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ, आज अदालतें, हमारी अदालतें, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, हाई कोर्ट सखर क्या कह रहा है। हाई कोर्ट सखर ने कुत्तों के हवाले से जब पिटीशन लगाई और 2 MPAs को जब उन्होंने सस्पेंशन की उसकी 2 MPAs की, उसके बाद हाई कोर्ट के जजेस को भी रॉकेट लॉन्चर से मारने की धमकियां दी गई। वो लोग जो खुद करप्शन में अटके हुए हैं वो अदालतों को धमका रहे हैं, वो अदालतों को डरा रहे हैं, वो अदालतों पर के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमें बताना पड़ेगा कि आज अदालतों में शरीफ लोग तो अदालतों में नज़र आते हैं। सिंध के 768 अरब का बजट खर्च करने के बावजूद सिंध में डाकू राज कायम हो चुका है। डाकू जो कि मिनिस्टर का, जो आपको बताना चाहता हूं, मैं नाम भी बताऊंगा, जो एक डाकू, बंगलानी कौम का डाकू, जो कि APC के ऊपर, APC पे खड़ा होकर डांस कर रहा था, वो सिंध के सूबाई वजीर का गनमैन था और गनमैन है। उस दिन पुलिस वालों को कत्ल करने के बाद उस सूबाई वजीर की औताक में आकर रुका हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं, जब तक पक्के के डाकुओं का इलाज नहीं होगा तब तक कच्चे के डाकुओं का इलाज नहीं हो सकता। तेगो खान तेगानी कल उसने भी अदालतों के बाहर कहा है कि जी फौज को ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब तक फौज ऑपरेशन नहीं करेगी, रेंजर्स ऑपरेशन नहीं करेगी, उस वक्त तक ये जो पक्के के डाकू हैं इनके खिलाफ मैं नहीं समझता कि कोई कार्रवाई हो सकती है। आज सूरत हाल ये है कि सिंध में जो बजट पेश किया है वो अल्फाज का गोरख धंधा है। मेरे साथ अशरफ सम्मो साहब, वकील साहब, बार काउंसिल के मेंबर मौजूद हैं सिंध बार की, और उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई है। वो पिटीशन क्या है कि सिंध में 60% करप्शन
कमीशन होता है। वो पिटीशन है, खुद बताएंगे अभी ये। और आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस भी लिया है। वो ये है कि थर में 500 बच्चे मर गए हैं। जिस अस्पताल में 500 बच्चे मरते हों, उस अस्पताल का एमएस अस्पताल में डांस पार्टी करता है। ये वही एमएस है जिसने शर्जील मेमन की उसको शराब को शहद में कन्वर्ट कर दिया था। मिट्टी अस्पताल में डांस पार्टी की जाती है, शिकारपुर में डांस पार्टी की जाती है, आजकल अस्पतालों में डांस पार्टियां की जा रही हैं। सिंध में आधे सिंध को पानी नहीं मिल रहा है। सिंध के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। वो कोई ज़रूरी पानी को तरस रहा है और शहर कराची में पीने का पानी नहीं है। अगर मैं ये कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा कि आजकल सिंध में यजीदियों की हुकूमत है, यजीदी टोले की हुकूमत है। और जो इस हद तक चले जाते हैं कि मेरे हलके में उन्होंने पानी बंद कर दिया कि हलीम आदिल बात करता है, इसका पानी बंद कर दो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बजट पेश किया वो अवाम दोस्त था, अवाम दोस्त बजट था, वतन दोस्त बजट था, गरीब दोस्त बजट था। सिंध हुकूमत के इन सिंध दुश्मन हुक्मरानों ने सिंध दुश्मन गरीब दुश्मन बजट पेश किया है। इंशाअल्लाह इस बजट तकारीर के अंदर हम इनको बेनकाब करेंगे। और एक और बात कहना चाहता हूँ, मंशियात एक बहुत बड़ी लानत है और आज सिंध हुकूमत और पुलिस इस ट्रेडिंग का हिस्सा बन चुके हैं। मंशियात पूरे सिंध में मंशियात एक लानत की तरह चल रही है और सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस मंशियात फरोशी में शामिल हो चुके हैं। एक तो बड़ी मंशियात है, हेरोइन, चर्स, अफ्यून, न जाने क्या क्या। लेकिन जो सेकंड लाइन की मंशियात है जिस पे जब से अदालतों ने पाबंदी लगाई उस वक्त से उसके ऊपर भत्ता बढ़ गया है। 40-40 लाख रुपए हफ्ता होने लगा है। अदालतों के एलाना ऑर्डर्स के बाद इनके भत्ते बढ़ जाते हैं, रुकता नहीं है काम। हर अदालत के कोर्ट ऑर्डर की आड़ के अंदर ये भत्ताबाजी करते हैं। सिंध की भत्ता माफिया हुकूमत है। मैं अशरफ सम्मो साहब जिन्होंने कल और हम समझते हैं, मैं समझता हूँ और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वकला हमारे साथ हैं। जनाब अशरफ सम्मो साहब बड़े सीनियर वकील हमारे साथ हैं। जनाब डिप्टी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल मुमताज़ गोपांग साहब हमारे साथ हैं। नदीम मंगी साहब हमारे साथ हैं। नारेज साहब दीगर वकला हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त नासिर मेमन साहब भी मौजूद हैं। हमें अदालतों पर एतमाद है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने केस बनाया, हम अदलिया पर एतमाद है, हम अदालतों में पेश होते रहेंगे। आज यहाँ हूँ, कल दहशतगर्दी कोर्ट में होऊंगा, 3 दिन बाद घोटकी कोर्ट में होऊंगा। इन्होंने मुझे कोर्टों के चक्कर पे लगा दिया है, लेकिन हम इंशाल्लाह अदालतों में पेश होते रहेंगे। मैं चाहता हूँ सम्मो साहब जिन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है, कल पूरी सिंध हुकूमत को इन्होंने मैं समझता हूँ कि चार्जशीट कर दिया है। अशरफ सम्मो साहब बताइए आपने क्या किया है। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अशरफ सम्मू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मेंबर सिंध बार काउंसिल, आपसे मुखातिब हूँ। बहुत शुक्रिया। मैंने एक एप्लीकेशन दिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जिसमें मैंने अपने जो मामलात इश्यूज़ जो डिस्कस किए हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस की बेंच में कि थर पार्कर में बीइंग अ सिटीज़न हमारा फ़र्ज़ बनता है कि गलत काम को पॉइंट आउट करें और सही काम को अप्रिशिएट करें। तो मिट्टी जो अस्पताल है उसमें 500 से ज़्यादा बच्चे अब तक फौत हो चुके हैं। सिंध हुकूमत और उसके हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उसकी तादाद और भी ज़्यादा है। और आरओ प्लांट 700 आरओ प्लांट्स थर पार्क में जो लगाए गए उसमें खरबों रुपए खर्च हुए हैं, अरबों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। थर वासियों को पानी नहीं मिल रहा है। तीसरा मिनरल्स एंड माइंस डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एक कंपनीज जो काम कर रही है सिंध हुकूमत की मिली भगत से काम कर रही हैं, जिसमें एंग्रो है, साइनो सिंध है रिसोर्सेज। वो वहाँ के जो लोग हैं कदीमी लोग हैं, हज़ारों साल रिहायशी हैं, उनको सिंध हुकूमत के वज़रा, MPA, MNA, डिप्टी कमिश्नर और वो एक पॉलिसी बनी हुई है, एक झोपड़ी को भी उसको मुआवजा देना है, उनके घर का भी मुआवजा देना है, चरागाह का भी मुआवजा देना है, ज़मीन का भी मुआवजा देना है। पॉलिसी बनने के बावजूद उनको पुलिस और ये सिंध हुकूमत के जो MPA, MNA है, थर पार करके डिप्टी कमिश्नर है, थोड़ा सा वो उनको क्या करते हैं, पहले फेंसिंग वायर से कब्जा कराते हैं।
उसमें 16 ब्लॉक हैं, कहते हैं तरक्की है, थर में तरक्की के नाम पे तबाही की जा रही है। वो सिंध हुकूमत के वुज़रा MP और MA कर रहे हैं। मैंने खुद विजिट किया है, गुलाम शाह खारियो गुलाम शाह है, वहाँ पे ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, वहाँ पे क्या करते हैं फेंसिंग वायर लगा के पहले उनको गोठ वालों को हजारों घरों को कैद करते हैं, जमीनों पे कब्जा कराते हैं बगैर मुआवजे, और उसके बाद करते हैं निकलो नहीं तो FIR कटवाते हैं। उनके साथ जो जुल्म हो रहा है वो भी मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी पिटीशन में ये मेंशन किया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख और माहिर कानून मोहम्मद अशरफ समू कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि सूबा सिंध में करप्शन का बाजार गर्म है, डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। हमने जो बजट पेश किया वो अवाम दोस्त था, जबकि सिंध हुकूमत का बजट अवाम दुश्मन बजट है। हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंशी वजीर आला को इस्तीफा दे देना चाहिए। सूबा सिंध में करप्शन का बाजार गर्म है, हालात बहुत ख़राब है, इसी हवाले से जो है वो कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े रियलिटी शो में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। हर कदम इवैल्यूएटेड है। टीम से बहुत प्रेशर होगा, मुकाबला ही ऐसा है। and the journey onwards is about the best of the best. This is the toughest competition in the world right now. 60 hours to glory. लेने का हक है वो तक छीनने पर आ गए हैं। नक्शबंदी साहब, यही बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि जब इतना कुछ हमारे सामने है, बड़े वाज़ेह तौर पर सोपूर का ये हालिया वाक़या हो या माजी में कश्मीर में होने वाले वाक़यात हों, हाल ही में उसकी इंडस्ट्री को तबाह करने की कोशिशें हों, उनके नौजवानों की जो एक डायरेक्शन है, तामीरी डायरेक्शन, उससे हटा के उनको एक और तरफ लेकर जाने की कोशिशें हों, बजाय इसके कि उनके हाथ में किताबें दी जाएं, वहाँ के मसाइल को हल किया जाए, वहाँ का जो इंसानी अलमिया है उसको समझा जाए। भारत इसको एक और रंग देने की कोशिश करता है। ये रंग क्यों वाज़े तौर पर दुनिया के सामने आता है और जो हक़ाइक़ हैं वो क्यों नहीं खुल के उनके सामने आ पाते? देखिए जी, इस वक्त अगर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन ने बारहा इंडिया से रिक्वेस्ट की कि हम UN टीम मकबूजा जम्मू कश्मीर भेजना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने इजाज़त नहीं दी। और फिर 2018 और 2019 में, लेकिन क्या कानूनन भारत ये कर सकता है कि वो इजाज़त ना दे? देखिए जी, ये यूनाइटेड नेशन के अपने एक प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें स्टेट को रिक्वेस्ट ही की जाती है। जो स्पेशल रैपर्टर्स हैं मुख्तलिफ सेक्शंस के, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की इंडिया से कि हमें इजाज़त दी जाए। हत्ता कि ये जो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं, उसने डायरेक्ट इंडिया से रिक्वेस्ट की कि हमारी UN टीम भेजना चाहते हैं ताकि वहाँ पर वो देखे हक़ाइक़ सामने आ जाएं, लेकिन इंडिया ने तादम इजाज़त नहीं दी। किसी जर्नलिस्ट को वहाँ इजाज़त नहीं है, किसी ह्यूमन राइट इदारे को वहाँ इजाज़त नहीं है। एक सिंपल क्वेश्चन है, क्यों नहीं दे रहा है? और उसका बिल्कुल आसान सा जवाब है, इंडिया नहीं चाहता कि वहाँ पर जिस कदर ह्यूमन राइट वायलेशंस हों वो दुनिया के सामने आ जाए। इसीलिए उन्होंने मुकम्मल इसको इजाज़त बंद रखी है। अगर आप देखेंगे 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई मीडिया पॉलिसी मकबूजा कश्मीर में मुतारफ़ कराई। उसके ज़रिए
उन्होंने क्या मीडिया पॉलिसी है उसका बहुत ब्रीफली आपको बताऊं। उसमें कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचती है कि एनी कंटेंट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, it can result in the closure of the media house as well as penal action against the अच्छा journalist. फैज़ नक्शबंदी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने चूँकि एक बड़ी वाज़े आपकी इस मुख्तसर बात को ही मैं बड़ी मुफस्सल बात के तौर पर लेती हूँ कि बड़े वाज़े तौर पर भारत क्या सोचता है कि बिना पर ही वो ऐसी कानून साजी कर सकता है कि जिसके नतीजे में चाहे वो मीडिया हाउसेस हों, चाहे वहाँ पर रहने वाले लोगों के हुकूक हों या फिर उनकी ज़िंदगियाँ हों, वो उनको बंद कर सकता है, सल्ब कर सकता है। इसी के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है खुद कश्मीरी भी। बहुत शुक्रिया अरशाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। फैज़ नक्शबंदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और नाजरीन, यकीनन आप लोगों से भी हम यही बात करेंगे कि पाकिस्तान तो अपना स्टैंड लेकर आगे बढ़ेगा ही, जहाँ जहाँ भी दुनिया में इस वक्त कश्मीरियों की आवाज़ बनकर आप भी उठ सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर की बात करते चलें, अपने भाई और बहनों की इज़्ज़तों और उनके हकूक़ की बात करते चलें, तो आवाज़ तो हम बुलंद करते रहेंगे। लेकिन सोपुर जैसे वाक़यात पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें अगर खामोश बैठी रहेंगी तो यकीन हक़ के ख़ुद इरादियत के लिए जो मुज़ाहरे वहाँ पर किए जा रहे हैं उनमें शिद्दत ही आएगी। सबसे अहम बात यह है कि भारत जो खौफ का माहौल वहाँ पर कायम करना चाहता है वो उसमें बुरी तरह नाकाम हो चुका है। और हमारे कश्मीरी बहन भाई आज भी हक़ के ख़ुद इरादियत के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान उनके साथ सिफारती तौर पर, अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर उनके साथ खड़ा है और हक़ खुद इरादियत हासिल करने तक उनके साथ खड़ा रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।